ग्रीन रिवर सीरियल किलर। शायद आपने पहले कभी ये नाम न सुना हो, मगर एक समय में ये नाम अमेरिकियों के लिए खौफ की पहचान था। इस व्यक्ति को लड़कियों की हत्या करने का जुनून था। उसकी हवस इतनी बढ़ी हुई थी कि वो मृत लड़कियों के साथ सोता था। उसकी क्रूरता इतनी हद तक पहुंच चुकी थी कि खुद भी नहीं जानता था उसने कितनी जिंदगियां ली हैं। तो आखिर कौन था ये ग्रीन रिवर सीरियल किलर? इसे ये नाम क्यों दिया गया? सालों तक पुलिस इसकी पहुंच से बाहर क्यों रही और आखिरकार ये पकड़ा कैसे गया? साथ ही ये व्यक्ति एक सीरियल किलर क्यों बना? इस वीडियो में हम आपको ग्रीन रिवर सीरियल किलर की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। पूरी जानकारी सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल स्कैरी जोन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक कहानी को। ग्रीन रिवर सीरियल किलर की आपराधिक घटनाओं की शुरुआत होती है 15 जुलाई 1982 को, जब अमेरिका के सिएटल शहर से बहने वाली ग्रीन रिवर में एक लाश तैरती हुई दिखती है। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। जांच में पता चलता है कि वह लाश 16 वर्षीय लड़की वेंडी ली कॉफिल्ड की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होता है कि पहले उस लड़की के साथ दरिंदगी की गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस अब इस हत्यारे की तलाश में जुट जाती है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद उनके हाथ खाली रहते हैं। इस बीच ठीक एक महीने बाद 15 अगस्त 1982 को ग्रीन रिवर से एक साथ 3 और लाशें बरामद होती हैं। इन तीनों मृत लड़कियों की उम्र क्रमशः 17, 23 और 31 साल थी। पोस्टमार्टम से यह भी पता चलता है कि इन तीनों के साथ भी वही बर्बरता हुई थी जैसी पहले पीड़िता के साथ हुई थी। पुलिस अब भी इन हत्याओं की गुत्थी सुलझाने में लगी थी कि 8 अक्टूबर 1982 से 7 नवंबर 1982 के बीच इसी नदी के आसपास के इलाकों से 3 और लड़कियों की लाशें मिलती हैं। इस घटना से पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है। पुलिस और प्रशासन पूरी ताकत से हत्यारे की तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद पुलिस कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। हिरासत में लिए गए संदिग्धों में एक नाम गैरी लियोन रिजवे का भी था। उसे हिरासत में लेने का कारण यह था कि एक लड़की के परिवार ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी बेटी को आखिरी बार जिस ट्रक में चढ़ते हुए देखा था, वही ट्रक अगले दिन रिजवे के घर के बाहर खड़ा था। रिजवे और अन्य सभी संदिग्धों के नमूनों की तुलना मारी गई लड़कियों से मिले सीमन सैंपल और अन्य सबूतों से की गई, लेकिन किसी भी संदिग्ध का नमूना पीड़िता के शरीर से मिले नमूनों से मेल नहीं खाता। नतीजतन सभी संदिग्धों को रिहा कर दिया गया, लेकिन उस वक्त किसी को पता नहीं था कि जिन लोगों को पुलिस आजाद कर रही है उनमें से एक असली हत्यारा है, जो आगे चलकर दर्जनों लड़कियों की मौत का कारण बनेगा। वह हत्यारा कोई और नहीं बल्कि गैरी लियोन रिजवे ही था। गैरी लियोन रिजवे का जन्म 18 फरवरी 1949 को अमेरिका के उटाह राज्य में हुआ था। उसके पिता बस ड्राइवर थे। 1969 में उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसी दौरान अपनी स्कूल की गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। कुछ समय बाद उसने अमेरिकी नेवी ज्वाइन कर ली और वियतनाम युद्ध में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया। वियतनाम में उसने ज्यादातर समय सेक्स वर्कर्स के साथ बिताया और अपनी पत्नी के साथ भी गलत व्यवहार किया, जिसके चलते 1 साल के भीतर उसकी शादी टूट गई। रिजवे ने दूसरी शादी 1973 में मार्सिया लोरेन ब्राउन नाम की एक लड़की से की। यह शादी किसी तरह कुछ सालों तक चली, लेकिन 1981 में यह भी टूट गई। इसका मुख्य कारण यह था कि रिजवे अब भी सेक्स वर्कर्स के पास जाया करता था और अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करता था। 1981 में उसकी दूसरी शादी भी खत्म हो गई और इसके बाद 1982 से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया, वह एक के बाद एक लड़कियों की हत्या करना शुरू कर देता है। सबसे पहली हत्या उसने 15 जुलाई 1982 को एक 16 साल की लड़की की थी। इसके बाद इसी नदी से कई और लाश बरामद की जाती हैं, मगर पुलिस रिजवे तक पहुंचने में नाकाम रहती है। हालांकि 1982 में ही सस्पेक्ट के तौर पर पुलिस रिजवे को हिरासत में जरूर लेती है, मगर तब इस पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाता है,
क्योंकि उस समय डीएनए प्रोफाइलिंग की टेक्नोलॉजी आज की तरह एडवांस नहीं थी। इस कारण मारी गई लड़कियों की बॉडी से इकट्ठा किए गए सैंपल का मिलन रिजवे के डीएनए सैंपल से नहीं हो पाता है और वह छूट जाता है। अब तक जितनी भी लाशें मिली थीं, उनमें एक बात कॉमन थी कि ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां सेक्स वर्कर थीं। मारी गई कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जो अपने माता पिता से लड़कर घर से भागकर आई थीं, या फिर उन्हें परिवार वालों ने निकाल दिया था, क्योंकि पहले से ही वर्कर लगातार रहस्यमय तरीके से मारी जा रही थी। इसीलिए पुलिस वाले अब कातिल तक पहुंचने के लिए सेक्स वर्कर्स पर भी नजर रखना शुरू कर देती है। इसी दौरान पुलिस वाले एक दिन देखते हैं कि रिजवे किसी सेक्स वर्कर से बुरी तरह उलझा हुआ है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। रिजवे की यह हरकत देखकर पुलिस वाले तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जाती है। यहां तक कि अब मारी गई लड़कियों को सस्पेक्ट मानते हुए उसकी पॉलीग्राफ टेस्ट भी की जाती है, मगर वह पॉलीग्राफ टेस्ट में भी चकमा देने में कामयाब हो जाता है और पुलिस को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ता है। पुलिस की पकड़ से छूटने के बाद रिजवे पहले की तरह लड़कियों को मारना जारी रखता है। ज्यादातर लड़कियों की हत्या करने के बाद वह उन्हें ग्रीन रिवर या फिर इसके आसपास के इलाकों में ही फेंक दिया करता था। पुलिस वालों को सिर्फ लाशें मिल रही थीं। कातिल का कहीं भी अता पता नहीं था। इसलिए इस अनजान कातिल को मीडिया द्वारा ग्रीन रिवर सीरियल किलर नाम दे दिया जाता है। यह नाम देने के पीछे वजह थी कि लगातार 5 लड़कियों की लाश ग्रीन रिवर में मिली थी और ज्यादातर लाश इस नदी के आसपास के इलाकों में मिली थी। अगले कुछ सालों में मरने वाली लड़कियों की संख्या दर्जन भर से ज्यादा हो चुकी थी, मगर पुलिस के पास अब तक किलर का कोई भी अता पता नहीं था। दूसरी तरफ किलर रिजवे अमेरिकी नेवी से रिटायर होने के बाद एक ट्रक फैक्ट्री में बतौर पेंटर काम किया करता था। यह इतना शातिर था कि दिन में फैक्ट्री में काम करता था और शाम ढलते ही लड़कियों के शिकार पर निकल पड़ता था। आगे किए गए खुलासों की माने तो रिजवे 1982 से 1992 तक में लगभग 15 से ज्यादा लड़कियों की हत्या कर देता है, मगर अब तक पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती है। पर्दे के पीछे क्राइम को अंजाम देते हुए 1985 में वह जुडिथ मावसन नाम की एक महिला को डेट करना शुरू करता है, फिर इसी के साथ 8सी में शादी कर लेता है। इस वाइफ के होते हुए भी वह दस्तूर के मुताबिक सेक्स वर्कर के पास जाना और फिर उसकी हत्या करना जारी रखता है। जब लाशों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता है, तो सरकार की ओर से सिर्फ इस एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए ग्रीन रिवर टास्क फोर्स बनाई जाती है। यह टास्क फोर्स भी एडी छोटी का जोर लगा देती है, मगर इससे एक भी क्लू नहीं मिलता है। जब टास्क फोर्स को कहीं से कोई कामयाबी मिलती नजर नहीं आती है, तो एक बार फिर से सस्पेक्ट की लिस्ट बनती है। फिर सभी सस्पेक्ट को जांच में सहयोग करने के लिए बुलाया जाता है। बुलाए गए सस्पेक्ट में एक बार फिर से रिजवे का भी नाम शामिल था। शुरुआती पूछताछ के बाद 7 अप्रैल 1983 को रिजवे के बाल और सलाइवा का सैंपल पुलिस द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। हालांकि इस समय भी इस सैंपल से पुलिस को ज्यादा कामयाबी हाथ नहीं लगती है और रिजवे आजाद घूमते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक हत्या करना जारी रखता है। इन सब के बीच साल बदलते हुए आ जाता है। रिजवे अब तक 50 से ज्यादा हत्याओं को अंजाम दे चुका था। दूसरी तरफ जो सैंपल पुलिस ने 7 अप्रैल 1987 को कलेक्ट किए थे, इसी सैंपल की एक बार फिर से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से डीएनए प्रोफाइलिंग करने का फैसला किया जाता है। 1980 के मुकाबले 2001 तक डीएनए प्रोफाइलिंग की टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो चुकी थी। जब 2001 के आसपास एक बार फिर से 1987 में कलेक्ट किए गए सैंपल की डीएनए जांच की जाती है, तो यहां पुलिस को बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। दरअसल रिजवे के डीएनए से 1982 में मारी गई 3 लड़कियों के वजाइना से बरामद किए गए सीमन के डीएनए का मैच हो जाता है। इतना ही नहीं, 1982 में जो पहली लड़की मारी गई थी, उसके गले पर एक कपड़ा लपटा हुआ था। उस कपड़े पर एक खास किस्म का पेंट था। रिजवे के डीएनए सैंपल की मैचिंग के बाद उस पेंट की मैचिंग उस फैक्ट्री के पेंट से की जाती है जहां रिजवे काम किया करता था। ये पेंट भी मैच कर जाता है। अब पुलिस के पास रिजवे के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। यह साफ हो चुका था कि अब तक जितने भी लड़कियां मरी हैं, इन सभी का कातिल रिजवे ही है। इसी के बाद पुलिस वाले स्थानीय अदालत में जाकर रिजवे के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकलवाते हैं और फिर 30 नवंबर 2001 को रिजवे को उस समय गिरफ्तार कर लिया जाता है।
जब वह वॉशिंगटन में स्थित एक ट्रक फैक्ट्री से काम करके निकल रहा होता है, अब तो पुलिस वालों के सामने रिजवे की सारी सच्चाई खुल चुकी थी। मगर वह बचने के लिए अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोप को नकारता रहता है। मगर पुलिस वाले इसकी चालाकी में इस बार नहीं फंसते हैं और पूरी कड़ाई के साथ पूछताछ का सिलसिला जारी रखते हैं। कई महीने इसी तरीके से बीत जाते हैं, मगर रिजवे अपना जुर्म कबूल नहीं करता है। हालांकि एक समय ऐसा आता है जब रिजवे को रियलाइज होता है कि उसको पुलिस की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता है। तो अब यहां वह अपना शैतानी दिमाग लगाते हुए पुलिस वालों से एक समझौता करता है। वह कहता है कि वह अपना सारा जुर्म कबूल कर लेगा और एक एक केस से जुड़ी सभी जानकारी पुलिस वालों को देगा, मगर बदले में उसे एक गारंटी चाहिए कि अदालत द्वारा उसे फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। प्रशासन द्वारा रिजवे की यह मांग मान ली जाती है। इसके बाद जो खुलासे रिजवे करता है वह हिला देने वाले होते हैं। रिजवे बताता है कि उसने पहली हत्या 1982 में की थी। उसके बाद लगातार उसने कई हत्याओं को अंजाम दिया और लाश को ग्रीन रिवर में ही फेंक दिया करता था। शुरू में तो रिजवे कहता है कि उसे एग्जैक्टली याद ही नहीं है कि उसने कितनी हत्याएं की हैं। फिर भी अनुमान के मुताबिक वह पुलिस वालों को बताता है कि विक्टिम की संख्या 70 से 91 के बीच हो सकती है। बाद में अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि विक्टिम की तादाद 100 से लेकर 150 तक हो सकती है। इस पूछताछ में रिजवे एक और खुलासा करता है जो रूह कपा देने वाला था। वह बताता है कि उसने ज्यादातर लड़कियों की हत्या संबंध बनाने के बाद की थी, मगर कई लड़कियां ऐसी भी थीं जिसकी हत्या करने के बाद उसके साथ रिजवे ने शारीरिक संबंध बनाए थे। इतना ही नहीं, जब एक हत्या करने के बाद कई दिनों तक उसे अगली लड़की नहीं मिलती थी तो वह वापस जंगल में उसी लड़की की लाश के पास जाता था और उसके साथ संबंध बनाता था। शुरू में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि कई लाश के साथ मरने के बाद जबरदस्ती की गई है। रिजवे द्वारा किए गए खुलासों के बाद पुलिस वाले 48 कंफर्म विक्टिम का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं। उन सभी के परिवार वालों से पुलिस संपर्क करती है और कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ाती है। खुलासे होने के बाद रिजवे के ऊपर कुल 48 मर्डर का मामला दर्ज किया जाता है। जांच के दौरान ही 2001 में रिजवे के 49वें कंफर्म विक्टिम का भी पता लगता है। पूरी अदालत कार्यवाही के बाद फाइनली 48 अलग अलग हत्याओं के लिए रिजवे को कुल 48 उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। आपको सुनकर शायद अजीब लग सकता है, मगर अमेरिका की अदालत द्वारा रिजवे को कुल 480 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इसमें 10 साल की सजा सबूत मिटाने के लिए थी। इतना ही नहीं, अदालत द्वारा फैसले में यह भी लिखा जाता है कि जब तक रिजवे जिंदा रहेगा उसे 1 दिन या 1 घंटे की भी पैरोले नहीं मिलेगी, यानी वह जीवन में कभी भी जेल के बाहर नहीं जा पाएगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि इतने घिनौने क्राइम को अंजाम देने वाले को तो मौत की सजा देनी चाहिए थी, मगर आपको याद हो तो हमने वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया कि रिजवे ने अपने गुनाह कबूल करने के बदले में मांग की थी कि उसे फांसी की सजा नहीं मिलेगी, तभी वह पुलिस की जांच में सहयोग करेगा। इस कारण उसे मौत की सजा नहीं मिली। रिजवे को भले ही फांसी की सजा नहीं मिली, लेकिन उसकी उम्र कैद की सजा फांसी से भी अधिक भयानक साबित हो रही है। दरअसल उसकी उम्र कैद इस कदर की गई है कि यह मौत से भी बदतर मानी जा सकती है। वर्तमान में रिपोर्टों के अनुसार रिजवे की उम्र 73 साल है और उसे एक ऐसी जेल में रखा गया है जहां वह न तो सूरज की रोशनी देख सकता है और न ही दिन का उजाला। रिजवे को 24 घंटे में से 23 घंटे सलाखों के पीछे अकेले बिताने पड़ते हैं। केवल 1 घंटे के लिए उसे बाहर निकाला जाता है, आमतौर पर तब जब उसे अपने वकील से मिलना होता है या पुलिस को कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने होते हैं। कई बार तो वह हफ्तों तक अपने तन्हाई के कैद में रहता है, जहां खाने पीने की चीजें उसे दूर से दी जाती हैं। रिजवे की गिरफ्तारी के बाद 2001 में उसकी तीसरी पत्नी से भी तलाक हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि एक साधारण व्यक्ति इतना खूंखार सीरियल किलर कैसे बन गया? आखिर उसे सेक्स वर्कर और लड़कियों से इतनी नफरत क्यों थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें रिजवे के बचपन पर ध्यान देना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजवे का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां का पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं था। शुरुआत में आपको बताया था कि रिजवे के पिता बस ड्राइवर थे, तो रिजवे का पिता अक्सर सेक्स वर्कर को अपने साथ घर लाता था। कई बार वह सेक्स वर्कर के साथ पकड़ा भी जाता था। इस कारण लगातार उसके माता पिता में लड़ाइयां होती थीं। इस लड़ाई झगड़े की वजह से
रिजवे समेत उसके भाई बहनों की अच्छी परवरिश नहीं हो पाई और बहुत ही कठिन माहौल में इसने अपना बचपन गुजारा। इसके अलावा रिजवे को बचपन में बिस्तर गीला करने की आदत थी। यहां तक कि जब रिजवे की उम्र 12 साल की हो गई थी तब भी वह बिस्तर पर सोते समय पेशाब कर लिया करता था। इस कारण उसकी मां उसे बुरी तरीके से मारती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब रिजवे बिस्तर पर पेशाब कर देता था तो उसकी मां कड़ाके की ठंड में भी काफी देर तक उसे नहा दिया करती थी। चूंकि माता पिता के बीच अक्सर सेक्स वर्कर की वजह से लड़ाइयां होती थी, इस कारण रिजवे को सेक्स वर्कर से बहुत ज्यादा नफरत हो गई। मां की पिटाई की वजह से रिजवे मां से भी नफरत करने लगता है। समय के साथ यह नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वह सेक्स वर्कर की हत्या करने लगा। पुलिस की जांच के दौरान रिजवे ने यह भी बताया कि जब वह किसी सेक्स वर्कर की हत्या करता था तो उसे काफी सेटिस्फेक्शन मिलती थी। इसके अलावा जब वह एक महिला की हत्या करता था तो उसे महसूस होता था कि वह अपनी मां को मार रहा है। इस बात से उसे खुशी मिलती थी। रिजवे के मुताबिक उसे महसूस होता था कि वो अपनी मां से बचपन का बदला ले रहा है। रिजवे द्वारा की गई हत्याओं और उसके खुलासों के कारण ही उसे अमेरिका के इतिहास का दूसरा सबसे खूंखार सीरियल किलर करार दिया जाता है। इसकी हैवानियत पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। दोस्तों, इस खूंखार सीरियल किलर को मिली सजा से आप सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक स्कैरी जोन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।